बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और हम आज चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके आधे शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर नंबर 26 है हमारा और इसमें सबसे पहले क्योंकि टॉपिक्स तो हम पढ़ चुके हैं जितने भी थे हमारे चैप्टर के अंदर, और उसमें यह है कि जो फार्मूलाज हैं वो भी आप लोग ज़्यादातर को समझ चुके हैं, देख चुके हैं, जो रेगुलर रहे हैं बच्चे। मगर जिन लोगों ने कहीं पे लेक्चर को मिस भी किया है तो कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझाई जाए और उसके साथ फार्मूलाज भी आपसे थोड़े से डिस्कस किए जाएं और उसके बाद आंसर तक पहुँचा जाए। आपने कोशिश ये करनी है कि शॉर्ट क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को लाजमी करना है, क्योंकि आपके जो पेपर का मेजर पोर्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। आलमोस्ट आधे मार्क्स आपके जो हैं वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को करने से हो सकते हैं रावलपिंडी बोर्ड में। इसमें सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है 12.1, मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। आपके पास बुक्स हैं, उसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। जो हमें कंडीशन दी जा रही है वो ये है कि हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है, एक कुछ एरिया है किसी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द का, और वहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट ले ली गई है। इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। अब हमें दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, और नॉन ज़ीरो का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है अदर देन ज़ीरो। और जो आपने आंसर देना है आपने इसकी वजूहात भी बयान करनी है, यानी आपने एक्सप्लेन करना है कि आपका आंसर ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, इसकी वजूहात भी आपने बतानी है। तो सबसे पहली हम जो कंडीशन हमें गिवन थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक भी था, मैंने आपको पढ़ाया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने पढ़ा था कि E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसमें आप ये ध्यान में रखें कि हमें जो कंडीशन दी गई है वो है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो डेल वी का क्या मतलब था? डेल्टा इस्तेमाल करते हैं हम आम रूटीन में चेंज के लिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस हमारे पास इक्वेशन में मौजूद था। अब चेंज इन पोटेंशियल अगर ज़ीरो आ जाए, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो चीज़ कांस्टेंट हो उसमें चेंज ज़ीरो होती है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो डेल वी है वो ज़ीरो आ गया है। और अगर डेल वी ज़ीरो आ जाए तो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में ई भी ज़ीरो आ जाएगा, और हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। तो एक तो हमारा आंसर ज़ीरो है, दूसरा हमने इसकी रीज़न भी बता दी कि हर वो जगह जहाँ पे पोटेंशियल की चेंज ज़ीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हुआ करेगी। इस क्वेश्चन को तवज्जो से पढ़ लें दोबारा भी, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, ये भी बड़ा इजी सा सवाल है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। जनरली हम एक पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, आप वो बना भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम ही बनाई कि आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लें, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही होती हैं, बाहर की तरफ जा रही होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकल रही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की जानिब जा रही है और आप उसे फॉलो कर रहे हैं, यानी आप बाहर की जानिब जा रहे हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। दो सवाल किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इन दोनों में इंक्रीज आएगी या डिक्रीज आएगी। तो इसकी थ्योरी भी आपको समझाने की कोशिश की गई है, मगर मैथमेटिकली इसको समझना बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था? 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2/r², या 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q प्राइम/r²। तो जो फार्मूला आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। आप ये फार्मूला बुक में इससे पहले पढ़ कर आए हैं या आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दिया गया था।
इसी तरीके से जो पोटेंशियल का फार्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। दोनों फार्मूलाज में हमें एक चीज़ बड़ी तवज्जो से अगर आप देखें तो नज़र आ रही है कि जो डिस्टेंस है उसके ऊपर ई भी डिपेंड कर रहा है और वी भी डिपेंड कर रहा है। वो कैसे डिपेंड कर रहा है, वो राइट साइड पे मैंने आपको रिलेशंस लिख दिए हैं कि ई के साथ जो डिस्टेंस का रिलेशन है वो ये है कि हमारे पास ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के और वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। आल्दो ई में जो चेंज आएगी वो लार्ज आएगी एज़ कम्पेयर टू वी, मगर दोनों में जो नेचर ऑफ द रिलेशन है वो तकरीबन सेम है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई कम हो जाएगी, इसी तरीके से डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल या वी भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर मूव करते जाएं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, तो ई भी डिक्रीज़ करेगा और वी भी डिक्रीज़ करेगा। दोनों में इंक्रीज़ नहीं आएगी, दोनों में डिक्रीज़ आएगी। इस रिलेशन से आप इस बात को समझ सकते हैं। आपने इक्वेशंस भी लिखनी है और ये रिलेशन भी लाजमी लिखना है इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर के अंदर। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो हमारा सवाल है उसमें क्योंकि एक टॉपिक आप एक लफ्ज़ पढ़ेंगे गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप, तो गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप हमारी बुक में नहीं थी, इसलिए मैंने मुनासिब ये समझा कि पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। ये एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और एक सेंसिटिव डिवाइस है। इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। लीफ का मतलब है पत्ता, तो गोल्ड लीफ इसे हम क्यों कहते हैं कि इसमें हम सोने की दो पत्रियां इस्तेमाल करते हैं, दो इंतहाई पतली पत्ते की तरह की पत्रियां, फॉइल्स इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड फॉइल्स। और वो गोल्ड लीव्स या गोल्ड फॉइल्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो गोल्ड है उसकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन या कोई भी और मेटल अगर हम कंसिडर करें, चीप मेटल कंसिडर करें। गोल्ड बहुत थोड़े चार्ज के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस देगा, यानी इसके अंदर थोड़े से भी चार्ज की कमी या बेशी आएगी तो हम देखेंगे कि ये लार्ज कन्वर्जन या डाइवर्जेंस हमें शो करता है। अच्छा, इसकी डिफरेंट एंगल से दो तीन खींची हुई तस्वीरें हैं, ये इसमें मौजूद जो इसके पार्ट्स हैं उनका यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है। जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो इसको देख ले, बाकी लोगों के लिए इसको ऐसा सच इतनी डिटेल में याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप इसकी शेप को देखने की कोशिश करें तो हमें सबसे ऊपर एक मेटालिक डिस्क या मेटालिक बॉल सी नज़र आ रही है। उसके बाद अंदर हमें गोल्ड लीव्स नज़र आ रहे हैं और ये पूरे का पूरा ये जो सेटअप है ये हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और इसको आइसोलेट कर देते हैं बाकी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से। उसको किसी मेटल से भी बंद किया जा सकता है, ग्लास से भी बंद किया जा सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा हमें इसको एक साइड पे अर्थ देना पड़ता है और अब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर जो मेटल डिस्क है उसके करीब लेकर आएंगे तो गोल्ड लीव्स की मूवमेंट हमें उस चार्ज ऑब्जेक्ट की नेचर ऑफ द चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करेगी। अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं। तो जो सवाल है हमारा वो ये है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। अब आपके पास एक कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है। लेट से हम नहीं जानते क्योंकि बैटरी उतरी हुई है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और किस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए हम एक गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल कर लेते हैं और पहले ही हम ऐसा करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से हम जो गोल्ड लीव है इलेक्ट्रोस्कोप है हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। आप अगर फिगर ए को देखें तो फिगर ए में हमने गोल्ड लीव जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको पॉजिटिव चार्जेस दे दिए हैं। इसका मतलब गोल्ड लीव्स जो होंगे उन पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब दो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हो सकता है जो हम प्लेट कैपेसिटर की करीब लेकर जाएं उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास मज़ीद पॉजिटिव चार्जेस गोल्ड लीफ पर जाएंगे और जैसे ही वो पॉजिटिव चार्जेस गोल्ड लीफ पर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों जो गोल्ड लीव्स हैं उनके दरमियान डाइवर्जेंस या एक दूसरे से दूरी भी बढ़ गई है।
अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था कि हम एक ऐसी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर उसके करीब लेकर जाते जिस पे नेगेटिव चार्ज होता। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज करीब जाएगा तो वो अंदर के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो गोल्ड लीव्स हैं उन पर पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्जेस की तादाद जैसे ही कम होगी उनके दरमियान रिपल्शन भी कम हो जाएगी और दोनों जो गोल्ड लीव्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी वो कन्वर्ज कर जाएंगे, उनके दरमियान फासला कम हो जाएगा। ये इस बात की इंडिकेशन होगा कि जो कैपेसिटर की प्लेट उसके करीब लेकर जाई गई है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इस सवाल को अगर बदल के भी आपसे पूछ लिया जाए कि हम कैसे बताएंगे कि कैपेसिटर की प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो भी इसी तरह की स्टेटमेंट के साथ आप इस आंसर को दे सकते हैं। अच्छा, इसका उलट भी पॉसिबल था। जैसे हमने पहले ये किया था कि गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज दे दिया था, तो आप चाहें तो गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप को पहले नेगेटिव चार्ज देकर भी ये काम किया जा सकता है, मगर वहाँ बिहेवियर उलट जाएगा। वहाँ क्या होगा कि पॉजिटिव प्लेट आएगी तो कन्वर्जेंस हो जाएगी और नेगेटिव प्लेट आएगी तो डाइवर्जेंस हो जाएगी, उलट हो जाएगा उसके अंदर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन केस अगर आप उसको नहीं देखना चाहते तो आप बस पहली मेरी स्टेटमेंट को याद रखें और जो लिखा हुआ पार्ट है इसको आप याद कर लें। मगर अगर आप समझना चाहें तो दोनों सिचुएशंस बिल्कुल सिमिलर हैं और बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट हम अपने सवाल को देख लेते हैं जो आज का हमारा आखिरी सवाल है। इसमें 12.4 जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें तो आपसे कहा गया है डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। आपके पास दो प्लेट्स हैं, दो सिचुएशंस हैं वो जिसका आगे जाके हम जिक्र करेंगे, और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को तवज्जो से समझना है, हमने उनके दरमियान में रख दिया है। अब एक सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो प्लेट्स हैं उन पे सिमिलर और इक्वल चार्जेस हैं। अच्छा, इक्वल चार्जेस का मतलब ये होगा कि क्वांटिटी ऑफ द चार्ज सेम है, यानी अगर एक के ऊपर हमारे पास लेट्स से 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर भी 1 माइक्रोकूलम ही चार्ज होगा। मगर जब लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं सिमिलर, तो सिमिलर का मतलब है नेचर ऑफ द चार्जेस सेम होगी। इसका मतलब है अगर आपके पास एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरी भी पॉजिटिवली चार्ज होगी, या एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो दूसरी भी नेगेटिवली चार्ज होगी। हम ऊपर वाली डायग्राम को अगर आप देखें तो कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं। अगर दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है उसको ऊपर वाली प्लेट नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, मगर क्योंकि नीचे भी उसी के बराबर का चार्ज मौजूद है और वही नेचर है या पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो पॉजिटिव चार्जेस भी जो हमारा टेस्ट चार्ज है या टेस्ट दोनों के जो पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसको ऊपर की तरफ उतनी ही फोर्स से धकेलेगी। तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी मगर ऑपोजिट होंगी। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस और वो भी कोलिनियर फोर्सेस हों, यानी एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन में लग रही हों, तो ऐसी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करती हैं, जिसकी वजह से चार्ज में किसी किस्म की कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आएगी। इसका मतलब चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। आप लिख सकते हैं नेट फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखी हुई भी नज़र आ जाएगी। आपने इसको थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ लेना है, कहीं कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड सिचुएशन हमारे पास है कि विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अब ये बात भी बड़ी तवज्जो से समझनी है। ऑपोजिट चार्जेस का मतलब ये है कि एक पर अगर पॉजिटिव होगा एक प्लेट पर तो दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑपोजिट हो गए। और इक्वल चार्ज का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम है। वही बात कि अगर ऊपर नंबर ऑफ़ चार्जेस 100 हैं तो नीचे भी 100 होंगे, या ऊपर क्वांटिटी ऑफ द चार्ज 1 माइक्रोकूलम है तो नीचे भी क्वांटिटी ऑफ द चार्ज 1 माइक्रोकूलम ही होगा, यानी क्वांटिटी ऑफ द चार्ज सेम रहेगा मगर नेचर ऑफ द चार्जेस मुख्तलिफ हो जाएगी। अब लिखा हुआ है इफ़ द प्लेट्स हैव सिमिलर एंड ऑपोजिट चार्जेस। यहाँ सिमिलर गलत लिखा गया है, यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट लिख दें। अच्छा, अब आप ये देखें कि ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसका मतलब एक फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज पे जिसको हम F1 कह देते हैं, और वो हमारे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को नीचे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करना शुरू कर देगी। इसी तरीके से जो नीचे मौजूद है नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस भी
जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब एक और फोर्स F2 भी उसके ऊपर लगेगी और वो फोर्स भी उस चार्ज को नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगी। अब आप देखें दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, मगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी सेम हो गई है। इसका मतलब है F1 और F2 दोनों ऐड अप हो जाएंगे और जो हमारे पास नेट फोर्स होगी F, वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी F इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2। तो ये भी बड़ा इजी सवाल है, इसको समझना भी बहुत आसान है और इसमें भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं मज़ीद भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इसके बाद मैंने आपको कल एक असाइनमेंट दी थी कि सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस को आप काइंडली ख़ुद से पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कुछ ने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर बुक्स के अंदर, मगर जिन लोगों ने नहीं देखा या पढ़ा है मगर उसे समझ नहीं सके, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये है कि सीरीज़ रेजिस्टेंसेस की कम्बिनेशन का और या पैरेलल कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो याद रखें कि सीरीज़ का मतलब होगा कि हमारे पास, अब बड़ी आसान से वर्ड्स में समझें, करंट का एक पाथ होगा। इसका मतलब है करंट गुजरना चाहेगा तो उसके पास एक ही रास्ता होगा, जबकि पैरेलल रेजिस्टेंसेस के अंदर या पैरेलल कम्बिनेशन में जब करंट गुजरना चाहेगा तो करंट के पास एक से ज़्यादा रास्ते बन जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये पैरेलल कम्बिनेशन है। अच्छा, सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन जो ऑफ द रेजिस्टेंसेस हैं, उनके फार्मूलाज ये ए और बी जो डायग्राम्स बनी हुई हैं उसके करस्पॉन्डिंगली, इसका मतलब ए जो है वो सीरीज़ को और जो बी है वो पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी इक्वेशंस भी आपको लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। सीरीज़ वाली इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है कि जितनी भी रेजिस्टेंसेज हैं वो दो या दो से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, यानी 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, जितनी भी होंगी उन सब को आपने डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो आपके पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तस्वर ये है कि अगर हम लेट से हमारे पास चार रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड R4 सीरीज़ में मौजूद है, तो अगर हम चाहें अपने सर्किट को छोटा सा बनाना और इन चारों को रिप्लेस करना चाहें सिर्फ एक रेजिस्टेंस से, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस जो है वही सर्किट में काम करेगी जो ये चारों कर रहे थे। इसी तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तस्वर पैरेलल में भी है कि आप पैरेलल में चार लगी हुई हैं या छः लगी हैं, 10 लगी हैं, 5 लगी हैं, 2 लगी हैं, जितनी भी हैं, उनकी जगह कोई एक रेजिस्टेंस लगाएं और वो वही सर्किट में काम करे जो ये पहले मौजूद रेजिस्टेंसेस कर रही थी। मगर उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, इसलिए लिखा गया है कि अगर ये चार ना हों और ज़्यादा भी हों, तीन से ज़्यादा भी हों, चार से ज़्यादा भी हों, तो भी ये फार्मूला वैलिड रहे। तो इसमें दो होंगे तो सिर्फ R1 R2 तक आ जाएंगे हम, तीन होंगे तो R3 तक आ जाएंगे, चार हों तो R3 4 तक एंड सो ऑन, जहाँ तक भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस मौजूद होंगी। अच्छा, इसके बाद हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं इस स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। इसमें सीरीज़ सर्किट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, फार्मूलाज भी, और कैसे दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे वो सीरीज़ हों या वो पैरेलल हों। इनके फार्मूलाज भी इसी तरह से नीचे भी मैंने सीरीज़ और पैरेलल लिख कर और उसके बाद उनके फार्मूलाज लिखने की कोशिश की है। तो ये आपने इनको ज़रा तवज्जो से देख लेना है, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछा जा सकता है। ये स्लाइड बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो एडिशनल कुछ पढ़ना चाहे, देखना चाहे, उसके लिए, आम बच्चों के लिए जो मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर दिया है वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा की हमें ऐसा इसमें ज़रूरत नहीं है। इस स्लाइड के बाद मैं आगे चलूँगा और हम देखेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अभी हमने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन का तस्वर तो पढ़ लिया था कि सीरीज़ का मतलब क्या है और पैरेलल का मतलब क्या है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज़ का मतलब यह है कि करंट का एक ही पाथ होगा और पैरेलल का मतलब यह है करंट के दो या दो से ज़्यादा रास्ते या पाथ्स होंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको बनाकर भी दिखाया गया है कि कैपेसिटर्स कैसे सीरीज़ या पैरेलल में लगते हैं और साथ ही ये भी बताया गया कि उनके फार्मूलाज क्या होंगे। तो इनके फार्मूलाज की नेचर बिल्कुल उलट है। इसका मतलब जो शक्ल आपको रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज़ में नज़र आ रही थी वही शक्ल आपको कैपेसिटर्स के अंदर पैरेलल में नज़र आएगी। इसी तरीके से जो शक्ल आपको रेजिस्टेंसेस के अंदर पैरेलल में नज़र आ रही थी वो कैपेसिटर्स में सीरीज़ में नज़र आएगी। यानी ये फार्मूलाज एक दूसरे का उलट नहीं है, मगर इनकी इनकी शेप्स या इनकी नेचर में आपको देखेंगे कि ये उलट जाते हैं। उसके अलावा नीचे भी मैंने दोबारा इनको सीरीज़ और पैरेलल को बनाकर और इनकी इक्वेशंस को भी लिख दिया है।
इससे आगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंसेस के अंदर बताया था। अगर कोई पढ़ना चाहे, देखना चाहे तो मज़ीद भी एक और वे में इस चीज़ को यहाँ पे बस एलिब्रेट किया गया है, दिखाया गया है थोड़ा सा। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर कहीं किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फार्मूलाज़ को मैंने यहाँ शेयर किया है, मगर यहाँ एक तीसरी एडिशनल चीज़ भी है और वो है इंडक्टर। इंडक्टर को हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड को कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये जाकर आपको चैप्टर नंबर 16 में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मैंने टॉप पे इनके सिंबल्स भी बना दिए हैं। रजिस्टर का या कैपेसिटर का सिंबल तो आप पढ़ चुके हैं। इंडक्टर का एक स्पाइरल लाइक, स्प्रिंग लाइक एक उसका आप ये कह लें कि उसका सिंबल होता है। उनकी इनकी इक्वेशंस को भी यहाँ पे लिख दिया गया है। इन इक्वेशंस में भी कुछ चीज़ों के आप फेमिलियर हैं, वाकिफ़ हो गए हैं, कुछ इंशाल्लाह आगे जाके आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा किसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम हो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड भी, या चारों शॉर्ट क्वेश्चंस में, वो भी आप पूछ सकते हैं। और कोशिश ये की जाएगी कि कल इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं, और न्यूमेरिकल्स इसके बाद जो आपके 3 हो चुके थे उससे आगे चला जाए। और नेक्स्ट जो वीक है, मंडे से नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूसडे से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपने कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट चैप्टर से पहले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, आप इनमें देखेंगे कि एक सीक्वेंस पाई जाती है। अगर आप चैप्टर नंबर 12 को अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर 13 को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 13 को अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो उससे नेक्स्ट चैप्टर समझना मुश्किल हो जाएगा। रेगुलर रहने की कोशिश करें, और कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो सवाल ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।